हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का जो फर्स्ट लेसन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में। जैसा कि हम लोग का यह लेक्चर नंबर फर्स्ट है तो इसमें हम पढ़ेंगे, मैंने सारा टॉपिक यहाँ लिख रखा है। देखिए वैद्युत आवेश के प्रकार, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, उसके अलावा 1 एम्पीयर और 1 कूलाम आवेश क्या होता है, और उसके अलावा आवेशों की क्वांटम प्रकृति और कूलाम का नियम जो इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद हम देखेंगे एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान तथा मात्रक देखेंगे। देखिए काफ़ी लोग इसको एप्सिलॉन 0 बोलते हैं, काफ़ी लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, तो अपने अनुसार बोलने के अनुसार है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि वैद्युत आवेश क्या होता है। देखिए वैद्युत आवेश क्या होती है, इसकी मैं एक तरह से इसकी तो कोई ऑफिशियली डिफिनीशन नहीं दी जाती, लेकिन हम कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ में वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है। अब देखिए यहाँ वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करने का मतलब वैद्युत क्षेत्र से, ठीक है। और ये आप लोग याद रखिए कि कोई भी लाइक देखिए आपके यहाँ मतलब लाइट प्रवाहित हो रही है किसी तार से, तो अगर तार में मतलब एक तरह से तो काफ़ी कम मतलब लाइट प्रवाहित हो जैसे हम धारा बोलते हैं, लाइट नहीं कहेंगे धारा कहेंगे, तो धारा प्रवाहित हो रही है तो वह अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना रही है, ठीक है। अब देखिए अगर यही मान लीजिए इसमें काफ़ी हाई वोल्टेज अगर धारा प्रवाहित हो, तो अगर इसके पास कोई वस्तु ले जाए तो वह अपने तरफ हम मतलब ऐसा महसूस होगा, कोई मान लीजिए लोहे की चीज़ ले जाए तो ऐसा महसूस होगा कि वह अपने तरफ खींच रही है, ठीक है। उसके मतलब एक क्षेत्र में ले जाए तो वही उसके द्वारा एक क्षेत्र बन जाता है, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र आपको क्लियर हो गया कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ में वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें ज़्यादा मतलब डीपली जाने की जरूरत नहीं है वैद्युत आवेश में, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं वैद्युत आवेशों के प्रकार। देखिए वैद्युत आवेश आप लोग जानते हो शुरू से ही कि वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, ठीक है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, ये तो आप लोग जानते ही हो। अब देखिए यहाँ आपको याद रखने वाली ये चीज़ है कि जो धन आवेश अगर मान लीजिए 2 धन आवेशित वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको अगर हम पास लें तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करते हैं। आप लोग याद रखिएगा यह एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करेंगी अगर 2 धनात्मक यानी एक समान वस्तुओं को मतलब एक समान जो वस्तुएं आवेशित हैं, ठीक है, उनको लाएं। यानी प्लस प्लस को अगर हम एक साथ लाएं तो वह एक दूसरे से दूर होंगे, या फिर हम माइनस माइनस को एक साथ लाएं, 2 वस्तुओं को मतलब सटाने का प्रयत्न करें तो वो अपने एक दूसरे से वो दूर भागने की कोशिश करेंगे। और यही विपरीत आवेशित वस्तुओं को, ठीक है, क्या होता है कि अगर एक प्लस ले ले और एक माइनस ले ले, 2 वस्तु को मतलब लाए तो ये मतलब एक दूसरे को आकर्षित करती है, मतलब एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करती हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम देखेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, आवेशों की क्वांटम प्रकृति हम थोड़ा बाद में देखते हैं, या चलिए इसको भी हम देख लेते हैं कि आवेशों की क्वांटम प्रकृति क्या होती है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आवेशों की क्वांटम प्रकृति या आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। देखिए उससे पहले मैं बता दूं कि देखिए किसी भी पदार्थ को हम मुख्य रूप से 3 रूप से आवेशित कर सकते हैं। फर्स्ट संपर्क द्वारा, ठीक है, हम संपर्क द्वारा, ठीक है, संपर्क द्वारा, ठीक है, और सेकेंड हो गया हम लोगों का प्रेरण द्वारा, ठीक है, प्रेरण द्वारा, और थर्ड हो गया हम लोगों का, ये आप लोग याद रखिएगा, घर्षण द्वारा, ठीक है। थर्ड क्या हो गया? घर्षण द्वारा। यानी कोई भी वस्तु हो गई या कोई भी पदार्थ हो गया, उसको हम इन 3 प्रकार से क्या कर सकते हैं कि आवेशित कर सकते हैं। फर्स्ट संपर्क द्वारा, मान लीजिए कोई वस्तु है अनावेशित है, ठीक है, कोई आवेशित वस्तु हम इसके पास ला दिए, इसके संपर्क में ला दिए, तो ये भी वस्तु क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी, इसमें से आवेश इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हम लोग का संपर्क द्वारा, ये क्लियर हो गया। सेकेंड हो गया प्रेरण। प्रेरण क्या होता है? देखिए लाइक ये कोई वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए इसको हम कोई वस्तु दूसरी इसके पास लाई, इसमें सटाए नहीं मतलब संपर्क नहीं कराए, फिर भी यह वस्तु आवेशित हो जाएगी, ठीक है, इसे ही हम प्रेरण कहते हैं, ठीक है। आगे आप लोग पढ़ोगे विभव में, ठीक है, कि मान लीजिए इसका विभव Q है और इसका विभव मान लीजिए Q3 है, मान लीजिए इसका विभव Q3 मतलब अधिक है, ठीक है, इस पर कोई विभव नहीं है, ठीक है, शून्य विभव है, तो क्या होगा? इसमें से इसमें विभव प्रवाहित होगा,
और जब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक इन दोनों का विभव समान न हो जाए। तो यही प्रेरण होता है। यानी सेकंड हम लोग का कोई भी वस्तु मतलब कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु प्रेरण द्वारा आवेशित हो सकती है, ठीक है। और उसके अलावा जो थर्ड है घर्षण द्वारा, यानी हम किसी वस्तु पे हम मतलब रगड़ कर भी उसको आवेशित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम 3 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि पदार्थ या किसी वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम जान लेते हैं थोड़ा आवेशों की क्वांटम प्रकृति क्या होती है। देखिए उससे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं और आपको लेना भी चाहिए, मात्र मैं बता दूं कि 499 यानी 499 रुपये में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का हैंड रिटेन नोट्स प्रॉपर एकदम अच्छी क्वालिटी में, एकदम बेस्ट क्वालिटी में आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और आपको उसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश का भी कंप्यूटराइज्ड नोट्स मिल जाएगा मात्र 499 रुपये में। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप सीधे बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले और वहां से ख़रीदने की कोशिश करें। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमें जो ये नंबर है 8542 86 64 46, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। आप सीधे इस पर कॉल कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि आवेशों की क्वांटम प्रकृति क्या होती है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्वांटम, देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्वांटम प्रकृति। इसको हम क्वांटीकरण भी बोलते हैं, प्रकृति, ठीक है, या इसको हम आवेशों का क्वांटीकरण भी कहते हैं, क्वांटीकरण। देखिए आवेशों का क्वांटीकरण या क्वांटम प्रकृति क्या होती है। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी आवेश हो गया, ठीक है, आवेश मीन्स एक तरह से आप समझ ले कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कोई भी आवेश हो गया या इलेक्ट्रॉन हो गया, उसको अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। देखिए वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को ही आवेशों यानी आवेशों का हम क्या कहते हैं, क्वांटीकरण या क्वांटम प्रकृति बोलते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, मान लीजिए एक हम लोग का जैसे देखिए 1e मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2e मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3e मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। आपने कहीं ऐसा देखा है क्या कि 3.1 इलेक्ट्रॉन? ऐसे नहीं ना देखा। वही कह रहा है कि एक निश्चित, ठीक है, ये निश्चित रूप में होते हैं, ना कि अनिश्चित रूप में, ठीक है। तो वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप में, ठीक है, अनिश्चित रूप में क्या होता है कि विभाजित नहीं किया जा सकता। अनिश्चित मतलब ये यानी 3.1 यानी पॉइंट में हम विभाजित नहीं कर सकते। यह हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जैसे 2e हो गया, 3e हो गया, 2e हो गया, 5e हो गया। हमेशा ऐसा आप कहीं भी देखेंगे ना कि 3.1, 3.2e, 3.5e, 9.2e, ऐसा आप कहीं नहीं देखेंगे। तो यही जो होता है, यही आवेशों का क्या होता है कि क्वांटम प्रकृति अथवा आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। एक बार मैं और आपको अच्छे से बताना चाहूँगा कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेशों के इस गुण को ही क्या कहते हैं कि आवेशों के इस गुण को ही आवेशों का क्वांटीकरण या क्वांटम प्रकृति कहते हैं। आप हमारा नोट्स ले लीजिएगा, उसमें इसको प्रॉपर तरीके से बताया गया है, अच्छे तरीके से लिखा गया है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, देखिए हम जानते हैं कि न ही हम क्या इलेक्ट्रॉन सिद्धांत मीन्स क्या आप समझते हैं। चलिए मैं आपको अच्छे से एकदम प्रॉपर तरीके से इसकी डिफिनीशन बताता हूँ। देखिए अगर हम इसकी एक डिफिनीशन देखें तो हम नॉर्मली तरीके से बोल सकते हैं कि आवेश वाहकों की परिकल्पना का आधुनिक रूप है, वही है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ठीक है। आवेश वाहकों की परिकल्पना का आधुनिक रूप ही इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि देखिए अगर कोई वस्तु धनावेशित है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या कैसे आप लोग लिखोगे, आप सबसे पहले तो इसको इस तरह लिख लोगे कि आवेश वाहकों की जो परिकल्पना का आधुनिक रूप है वही इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, ठीक है। देखिए इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और किसी वस्तु का ऋणावेशित हो जाना उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है दोस्तों, यही इसका मतलब हुआ। देखिए आवेश वाहकों की परिकल्पना का जो आधुनिक रूप है वही इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी
तथा किसी वस्तु का ऋणावेशित हो जाना उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। यही है हम लोग का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो आई होप आप लोग को इलेक्ट्रॉन सिद्धांत भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए मैं एक एक चीज़ें लिख नहीं सकता, आप हमारा नोट्स ले लीजिए, उसमें प्रॉपर काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ बताया गया है। आप लोग को स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, उस पर आप सीधे कॉल कर सकते हैं या हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस से भी हमारा नोट्स बाई कर सकते हैं। आपको 4 से 99 रुपये में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए आगे हम चलते हैं। देखिए वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या है। देखिए वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यही वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम है। ठीक है दोस्तों, केवल आप इतना लिख दीजिए। देखिए अगर आपके एग्जाम में ऐसे आए कि वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम लिखिए या वैद्युत आवेश संरक्षण क्या होता है, तो आप सीधे उसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, इसे ही वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो आई होप आप लोग को वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम है एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम 1 एम्पियर की डिफिनीशन देख लेते हैं। देखिए 1 एम्पियर की डिफिनीशन क्या होती है। देखिए ऐसे तो आप 1 एम्पियर की जो डिफिनीशन है आपने 11वीं कक्षा में भी शायद पढ़ी होंगी, नहीं तो 10वीं कक्षा में आपने एकदम डेफिनेटली इसे पढ़ा होगा। देखिए तो इसको भी मैं शॉर्ट तरीके में बता देता हूँ। देखिए यदि निर्वात अथवा वायु में, ठीक है, यदि निर्वात अथवा वायु में स्थिर दो सीधे, ठीक है, देखिए वायु अथवा निर्वात में स्थित दो सीधे तथा लंबे तारों को, ठीक है, दो सीधे लंबे तथा समानांतर, ये समानांतर होने चाहिए, ठीक है, तारों में, ठीक है, यदि परस्पर समान विद्युत धारा, मान लीजिए इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाए इसमें भी वही विद्युत धारा, ठीक है, एक ही विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तारों के बीच उनकी प्रति मीटर लंबाई में यदि 2 × 10⁻⁷ 7 न्यूटन, ठीक है, -7 है, ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, -7 है, ठीक है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, ठीक है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो उसमें प्रवाहित धारा जो होती है वही होती है 1 एम्पियर या 1 एम्पियर कहलाती है। तो आई होप आप लोग को 1 एम्पियर की डिफिनीशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार और बताना चाहूँगा कि यदि निर्वात अथवा वायु में स्थित 2 सीधे लंबे तथा समानांतर तारों में एक ही वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो तारों के बीच उनकी प्रति मीटर, ठीक है, लंबाई में, ठीक है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। तो आई होप आप लोग को 1 एम्पियर की डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हम देख लेते हैं कि 1 कूलाम आवेश क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 कूलाम आवेश लिखा हुआ है। तो 1 कूलाम आवेश क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूँ। देखिए 1 कूलाम वह आवेश है, ठीक है, 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने से, ठीक है, 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित निर्वात अथवा वायु में, यहाँ निर्वात अथवा वायु में रखे इसी परिमाण के, ठीक है, इसी परिमाण के, ठीक है दोस्तों, सेम इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय मीन्स अगर ये धन है तो ये भी धन रहना चाहिए, और इसी परिमाण के एकदम सेम यही परिमाण इसका और इसका दोनों का रहना चाहिए, ठीक है। तो 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, निर्वात अथवा वायु में रखे इसी परिमाण किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 × 10⁻⁹, ठीक है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है, बल से प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? बल से प्रतिकर्षित करता है, ठीक है दोस्तों। तो वही होता है 1 कूलाम आवेश, आप लोग याद रखिएगा। चलिए ये तो अब हम लोग की नॉर्मल चीज़ें हो गई। अब हम सबसे इसका जो मेन टॉपिक है कूलाम का नियम, इस लेक्चर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम, उसे देखते हैं। देखिए इसको मैं साइड में अब रखता हूँ और थोड़ा एक बड़ा पेज लेता हूँ और इस पर बताता हूँ कूलाम का नियम। देखिए यहाँ मैं हेडिंग दाग लेता हूँ कूलाम का नियम, ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसका। चलिए मैं एकदम डेरिवेशन भी करा देता हूँ कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम क्या है, ठीक है।
देखिए कूलाम, सबसे पहले मैं बता दूं कि कूलाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1785 में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का अध्ययन किया और एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है कि देखिए दो बिंदु आवेश होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है मैं आपको बता दूं कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है, ठीक है, जो वैद्युत बल होता है, ठीक है, उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के बराबर। यहाँ मान लीजिए यानी यहाँ Q1, ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, तो इसकी इनके मतलब इनकी जो मात्रा है, मतलब ये मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, तो इसका कोई मान होगा। ठीक है, इसका भी कोई मान होगा। तो इनके गुणनफल के अनुक्रमण क्या होता है कि उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इनके बीच की दूरी r है तो उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके गाइज, तो देखिए मैंने यहाँ लिख लिया है कूलाम का नियम। अगर आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, इसका डेरिवेशन तो सेम ऐसे ही आप लोग लिखोगे। पहले हेडिंग डाल दोगे कूलाम का नियम, उसके बाद लिखोगे कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मीन्स अभी मैं बता रहा हूँ, मतलब एक का मान बढ़े तो दूसरा का भी मान बढ़े। अभी इसको मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की, अब देखिए वैद्युत बल यहाँ कह रहा है, तो वैद्युत बल कहने का मतलब कि देखिए वैद्युत बल में हमेशा आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। ठीक है, तो वैद्युत बल यहाँ देखिए, यहाँ तो चुंबकीय बल भी बोल सकता है, तो नहीं, चुंबकीय बल नहीं। चुंबकीय बल में क्या होता है कि केवल आकर्षण बल होता है और वैद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। तो आप लोग याद रखिएगा वैद्युत बल कहने का मतलब आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों। कभी कभी लिख देगा कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि वैद्युत बल वहाँ बता रहे थे तो वो गलत है, नहीं। वैद्युत बल का मतलब होता है कि ये दोनों अपने आप मतलब एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं और प्रतिकर्षित भी। मान लीजिए यहाँ अगर प्लस प्लस है दोनों पे आवेश, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और एक मान लीजिए माइनस है और एक प्लस है तो दूसरे को वो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, अनुकरणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ हम मान लेते हैं कि यह एक बिंदु आवेश है, ठीक है, Q1, ठीक है, और यह एक बिंदु आवेश है यहाँ पे Q2। ठीक है दोस्तों, यह एक बिंदु आवेश है Q2 और इनके जो बीच की दूरी है वह मान लेते हैं कि R है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि कूलाम के नियमानुसार, ठीक है, F जो होगा, जो बल लगेगा, ठीक है, वह हमने पढ़ा कि Q1 और Q2 यानी आवेशों के मात्राओं के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो होगा F होगा Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अब यही अनुक्रमानुपाती है, मतलब देखिए यहाँ मैं अनुक्रमानुपाती का मतलब समझा रहा हूँ। मतलब एक अनुक्रमानुपाती का मतलब Q1 Q2 का मान जितना अधिक रहेगा F का मान भी तो उतना अधिक रहेगा ना। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, मतलब एक का मान इधर जिसका मतलब एक का मान अधिक तो दूसरा का मान भी अधिक, मतलब एक का मान बढ़े तो दूसरा का भी मान बढ़ेगा, यही अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया, ये हम लोग का फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा बीच में कि माना कि Q1 Q2 मतलब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ऐसे आप लोग लिख लीजिए कि माना कि दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल टू Q1 F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, Q1 इंटू Q2। और इसको आप समीकरण 1 बना लीजिएगा। आप हमारा नोट्स ले लीजिएगा, उसमें अच्छे से इसको लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए सेकंड हमने किस देखा कि अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए अब जो सेकंड केस है उसमें F जो होगा उनके बीच की दूरी जो R है उसके व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब कि उल्टा, और व्युत्क्रमानुपाती क्या, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो R स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वर्ग के। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। तो आई होप यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती हो गया, तथा उनके बीच की दूरी जो R है, उनके बीच की जो दूरी है R है, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। ठीक है, यही कूलाम का नियम है। उसके अनुसार इसके चित्र बनाकर मैंने आपको यहाँ ये समझा दिया अच्छे से। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब देखिए हम लोग का समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, यहाँ आप बीच में लिख लीजिएगा। आपको ये चित्र बनाए तो आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2, ठीक है, एक दूसरे से R दूरी पर हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल
एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, समीकरण एक आप बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे तथा, यहाँ पे आप तथा दे दीजिएगा, तथा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और इसको आप समीकरण 2 बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आप हमारा नोट्स ले लीजिएगा, उसमें मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोग चलिए, इसके बाद हम देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ले लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ले लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 इधर एफ ही है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटा r² हो जाएगा। अब देखिए ये हम इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम एक नियतांक लेंगे k, ठीक है। तो हम नियतांक लेंगे k, तो f इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा k इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r², ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एफ इक्वल टू हम लोग का k इंटू Q1 Q2 बटा r² हो जाएगा, परंतु k इक्वल टू मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, जिसका मान 9 × 10 घाते, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसका मान 9 × 10 घाते 9, यह मैं लिख दे रहा हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप लोग याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। आप लोग ऐसे मतलब आप लोग लिखिएगा, मतलब अगर आप डेरिवेशन आए आपके एग्जाम में तो आप पूरा इस तरह न्यूटन लिखिएगा। मैंने यहाँ एम मतलब मीटर को m लिखा है और कूलाम को c लिखा है, तो आप न्यूटन लिखिएगा हिंदी में, मीटर को आप इस तरह मीटर लिखिएगा, ठीक है। तो k का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, जो 9 × 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम इसी के क्या करते हैं कि इसके जगह पे हम यही सुविधानुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रख देते हैं। तब हम लोग का क्या हो जाएगा, या हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि जहाँ k अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। चलिए मैं बता दिया, ठीक है, ओके। चलिए अब यदि देखिए f को न्यूटन में, Q1 और Q2 को क्या होता है कि कूलाम में, ठीक है, तथा r को मीटर में मापा जाए, तो हम लोग का जो k बराबर वो होगा 9 × 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखिए इसके जगह हम क्या रख लेंगे कि f इक्वल टू, ठीक है, k का जगह हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रख लेंगे, ठीक है, इंटू Q1 Q2 बटा r² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये तो हम लोग का ये निर्वात तथा y में रखे हो, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। मतलब अगर ये जो हम लोग ऊपर जो दो कण देखे, ठीक है, हमने जो ये कण देखा, अगर ये हम लोग के वायु अथवा निर्वात, ठीक है, वायु अथवा निर्वात में रखे हों तब लगाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यह कण किसी परावैद्युत पदार्थ में रखे हों, परावैद्युत पदार्थ मतलब किसी मतलब जैसे कांच के अंदर रखे हों, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग का एक आ जाता है क्या आ जाता है, परावैद्युतांक आ जाता है। और उसके लिए क्या होता है कि फार्मूला अलग हो जाता है। देखिए उसके लिए f इक्वल टू हम यहाँ लिख देंगे, नीचे ये भी लिख देंगे, इसको हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे कि यदि, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब बता दे रहा हूँ आपको, आप नोट्स ले लीजिएगा, या आपको जो भी आपके कोचिंग में नोट्स लिखाया जाएगा उसमें बेहतर तरीके से आपको बता दिया जाएगा कि यदि आवेशित कण को निर्वात अथवा वायु में, ठीक है, वायु के स्थान पर किसी परावैद्युत यानी वही k, ठीक है, परावैद्युत माध्यम में रखा जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि माध्यम में रखा जाए तो ये फार्मूला जो f होगा हम लोग का वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू k इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r²। और इसी फार्मूले को हम यूज करते हैं, यही कूलाम का नियम के अनुसार हम लोग का फार्मूला निकल कर आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ k क्या है, k परावैद्युत जो हम लोग का पदार्थ है उसका परावैद्युतांक है, ठीक है, जो परावैद्युत पदार्थ है उसका हम लोग का क्या है, परावैद्युतांक है। तो ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। अगर मतलब मान लीजिए जो हमने दो कण देखा ऊपर, ठीक है, कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो अगर वायु अथवा निर्वात में है तो ऊपर वाला ये फार्मूला लगाएंगे, f इक्वल टू 1/4
1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। अगर किसी माध्यम में रखे हो, लाइक कांच के अंदर रखे हो या और किसी माध्यम के अंदर रखे हो, ठीक है। देखिए परावैद्युत पदार्थ कहने का मतलब कि कुचालक पदार्थ है, ठीक है। तो किसी कुचालक पदार्थ के अंदर रखे हो तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और कुचालक पदार्थ का हमेशा जो परावैद्युतांक K है वो दिया रहेगा। तो आई होप आप लोग को एकदम कूलाम का नियम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप हमारा नोट्स ले लीजिएगा, उसमें अच्छे से आपको इसको मतलब लिखा हुआ सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसको आप पढ़ेंगे तो मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया। उसके बाद उसमें आप पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं यहाँ हम लोग को क्या हुआ कि एक हम लोग का एप्सिलॉन 0 आ रहा है। देखिए एप्सिलॉन 0 को मैं बता दूं कि निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। एप्सिलॉन 0 को हम क्या कहते हैं कि निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। और देखिए मैं बता दूं कि हम लोग का जो यह K होता है उसका मान, ठीक है, जो K होता है उसका मान धातुओं के लिए अनंत होता है, ठीक है। यह जो K है हम लोग का 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू K, तो यह जो K है इसका जो मान होता है धातुओं के लिए अनंत होता है और सभी परावैद्युतों के लिए K का मान जो होता है 1 से अधिक होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम यहाँ जो एप्सिलॉन 0 हमें यहाँ एक देखने को मिला कि 1/4 एप्सिलॉन 0, तो हम जैसा कि हम लोग का अगला जो टॉपिक था, ठीक है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक तथा विमीय सूत्र, तो उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा पलट लेता हूँ और इस पर अगले पेज पे इधर साइड में समझाता हूँ, ठीक है। देखिए इधर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हम सबसे पहले तो हेडिंग जो है उसे दाग लेते हैं। हेडिंग है कि एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान तथा मात्रक, ठीक है। चलिए इसे हम देख लेते हैं। उससे पहले देखिए, उससे पहले हम थोड़ा इस K के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो हम लोग का K हुआ, यानी K बराबर हमने देखा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, जो 9 × 10⁻9 क्या होता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए यह कैसे आया, तो यह फार्मूले से ही, यह मतलब जो न्यूटन जो हम लोग अंत में जो न्यूटन वाला फार्मूला निकलता है उसी से निकला है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान तथा मात्रक। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि K इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक है। और हमको लोग जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, आप सब लोग जानते हो कि कितने के बराबर होता है, 9 × 10⁻9 के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ K बराबर इतना होता है तो हम K बराबर नहीं लिखेंगे, हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है 9 × 10⁻9 होता है, तो उसको हम लिख लेते हैं 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर, यहाँ मैंने प्रति लिख दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हमने पढ़ा पीछे कि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है और यही होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है इसके बराबर भी है। तो यहाँ हमने एप्सिलॉन 0 का जो आंकिक मान ज्ञात करेंगे, यहाँ लिख लेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁻9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब चलिए हम यहाँ से निकालते हैं। अब देखिए हम एप्सिलॉन 0 को अलग करते हैं, ठीक है। अगर हम एप्सिलॉन 0 को अलग करेंगे तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 इक्वल टू हो जाएगा 1 में देखिए 4 पाई इंटू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यह हो जाएगा बट्टा में, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग पक्षांतर कर लेंगे तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू जो हो जाएगा उधर चला जाएगा और ये पूरा बट्टा आ जाएगा, और पूरा पक्ष हम बदल देंगे तो कोई चीज़ नहीं बदलेगा, यानी एप्सिलॉन 0 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो इस मात्रों को हम चलिए ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 में, ठीक है। ये 4 पाई, तो ये आंकिक मान है। 4 पाई मतलब आप सब लोग जानते हो 4 पाई मतलब 4 और गुणे पाई का मान 3.14 होता है, ठीक है। और देखिए गुणे इंटू मतलब यहाँ गुणा है, ठीक है, इंटू मतलब गुणा, और 9 × 10⁻9 है तो 9 × 10⁻9 कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ये न्यूटन मीटर
स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और प्रति कूलाम स्क्वायर, प्रति मतलब बटा, आप समझिए। देखिए जैसे हम लोग का 3 प्रति 5 इस तरह भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो प्रति मीन्स बट्टा, यानी 3/5। तो यहाँ हम लोग का है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, तो यह ऊपर चला जाएगा तो कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर यहाँ मैं लूँ, यहाँ देखिए, अगर यहाँ लूँ तो यह न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलाम स्क्वायर था, और जब यह ऊपर जाएगा तो वही उल्टा होकर गुणा हो जाएगा, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एप्सिलॉन 0 = क्या हो गया, 1/4 इंटू पाई की जगह पे हमने 3.14 लिख लिया, इंटू 9 × 10⁻9, और ये ऊपर चला गया तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, या एप्सिलॉन 0 अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो आंकिक मान आएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, वह 8.85, ठीक है, गुणे 10⁻12 आएगा। ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि एप्सिलॉन 0 का जो आंकिक मान होता है वह 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और आपको एप्सिलॉन 0 का मात्रक भी यहाँ मालूम चल गया कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है वह कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और हमने ऊपर के का मात्रक देखा, जो के होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁻9 होता है। तो के का जो मात्रक होता है, ठीक है, यानी अनुक्रमानुपाती जो नियतांक होता है के, उसका जो मात्रक होता है 9 × 10⁻9, ये तो इसका मान होता है, और इसका मात्रक जो होता है अनुक्रमानुपाती जो नियतांक के है वो उसका जो मात्रक है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप लोग यही 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एग्जाम में पूछता है कि के, यानी जो के यहाँ पे देखिए, के में परावैद्युत जो पदार्थ है या परावैद्युतांक है उसकी बात नहीं की जा रही है, यहाँ जो के हमने नियतांक लिया था उसकी बात की जा रही है। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, और जो हम लोग का एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक है, जिसको हम काफ़ी लोग एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, एप्सिलॉन 0, इसका जो हम लोग का मात्रक होता है वह होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आप लोग दोनों में ये डिफरेंस रखिएगा, दोनों एकदम एक दूसरे के उल्टे इसके मात्रक होते हैं, तो आप दोनों में डिफरेंस रखिएगा। अब देखिए हम इसका एप्सिलॉन 0 का जो थोड़ा बीमीय सूत्र होता है उसे देख लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र आप लोग तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, बीमीय सूत्र, क्योंकि एग्जाम में तो निकालने को बीमीय सूत्र नहीं बोलता है, सीधे बोलता है कि इसका एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र है, और आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको छांटना रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने देखा कि सबसे पहले देखिए बीमीय सूत्र हम उसी चीज़ का निकालते हैं जिसका हमें मात्रक मालूम हो। तो हमें एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र निकालना है, तो हमें एप्सिलॉन 0 का हम जानते हैं कि मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए प्रति का मैंने ऊपर बताया कि बट्टा मीन्स, तो ऊपर हम लोग का कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, प्रति है तो इसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। अब चलिए इसको बराबर मैं करता हूँ। अब देखिए कूलाम स्क्वायर, कूलाम मीन्स आवेश, और आवेश का मात्रक आप जो कूलाम है, तो कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, और आवेश की हम जानते हैं बीमा क्या होती है, AT होती है, और यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो हम लोग का A स्क्वायर T स्क्वायर, इसको हटाएंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ हम इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है। और बट्टा में देखिए यहाँ पे न्यूटन यानी बल है, तो बल की बीमा आप लोग सब लोग जानते हो कि MLT, ठीक है, MLT घाते -2 होता है, ठीक है दोस्तों, MLT घाते -2 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, M है, M यानी वही हम लोग का मीटर स्क्वायर ना, तो मीटर की हम लोग का बीमा जो होता है यानी लंबाई की बीमा L होता है, और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए अब देखिए इसको हम m को ऊपर ले जाते हैं। अब m ऊपर कहीं नहीं है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ हम ऊपर से नीचे लाएंगे तो वो माइनस होगी, या नीचे से ऊपर ले जाएंगे तभी भी माइनस होगी, समझ गए। अगर हम a स्क्वायर है तो इसको अगर हम नीचे लाते हैं तो a घाते -2 हो जाएगा, या अगर कोई हम मतलब अगर मान लीजिए t घाते -2, अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो t घाते 2 हो जाएगा, यानी एकदम विपरीत, तो उसका जो घात है बदल जाता है। तो देखिए m यहाँ इसका घात 1 है, ठीक
ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा, कुछ घात नहीं है, मान लीजिए m है, इसका कोई घात नहीं है, मतलब एक घात है, और इसको हम ऊपर जाएंगे ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ +1 है तो ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो m घाते -1 हो गया। अब चलिए l को ऊपर ले जाते हैं, तो देखिए m यहाँ देखिए m को तो हमने ऊपर ले गए, अब l एक यहाँ है और एक l यहाँ है, तो दोनों का अगर गुणा होगा l गुणे l स्क्वायर का गुणा होगा तो l क्यू हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ल ऊपर कोई l नहीं है तो l घाते -3 ही हो जाएगा, क्योंकि l घाते यहाँ पे 3 है और ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो m घाते -1 l घाते -3, ठीक है। अब देखिए t को देखते हैं, देखिए t -2 है और नीचे अब कोई t नहीं है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस है तो ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगा, और ऊपर पहले से ही एक t घाते 2 है तो t घाते 2 और t घाते 2 ये ऊपर चला गया, यानी t घाते अब 4 हो जाएगा, ठीक है। t घाते क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए और a स्क्वायर पहले से है तो इसको हम इसी तरह लिख देंगे, यानी जो हम लोग की बीमा अंत में आई वह m घाते -1 l घाते -3 t घाते 4 और a घाते 2, ठीक है। यानी m घाते -1 l घाते -3 t घाते 4, ठीक है, या t घाते 4 और a स्क्वायर, यही हम लोग की क्या हुई कि एप्सिलॉन 0 की बीमा हुई। तो आप लोग याद रखिएगा एप्सिलॉन 0 की बीमा और मात्रक, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया। तो जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ तक एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान तथा मात्रक हमने शुरू में बताया कि यहाँ तक हम पढ़ेंगे, तो हम लोग का सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो गया। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छी भी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी नीलेश क्लासेज, वहाँ से जाकर आप बाय कर सकते हैं, या फिर हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी सीधे कॉल कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अगर आपको लेना हो तभी कॉल कीजिएगा, झूठ मूठ का ऐसे मतलब इधर उधर बातें करने के लिए मत कीजिएगा, काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।